हेलो स्टूडेंट, आई एम आशीष गुप्ता और मैं ये लेक्चर में आपको ई कॉमर्स के बारे में जानकारी दूंगा। और इसके अंदर हम लोग ये लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक देखने वाले हैं, जैसे ई कॉमर्स और फिजिकल कॉमर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, डिजिटल फेनोमेना क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही ई कॉमर्स के जो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या क्या है वो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो आगे हम समझते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स जानने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉमर्स का मतलब क्या है। कॉमर्स का मतलब ये है, कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जहाँ पे जो है कुछ ट्रेडिंग होगी, जैसे बाइंग और सेलिंग होता है गुड्स और प्रोडक्ट का, जिसमें बायर होता है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है और सेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल करता है। और बायर प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो है वो पेमेंट करता है सेलर को। और इसके साथ ये कॉमर्स एक्टिविटी, ये ट्रेडिंग और बाइंग एक्टिविटी के साथ ही कुछ और भी मैनेजिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, लॉजिस्टिक सप्लाई होता है और पेमेंट हैंडलिंग होता है। ये सारे फंक्शन जो है ये कॉमर्स एक्टिविटी के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल कॉमर्स। वही ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि यही सब जो बाइंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट जो है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू किया जाता है तो उससे हम जो है ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट या पेमेंट हैंडलिंग, ये सारी फैसिलिटीज जो है ये डिजिटल मीडियम के थ्रू ही की जाती है। तो इसे हम जो है ई कॉमर्स बोलते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ई कॉमर्स और फिजिकल कॉमर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ई कॉमर्स इज अबाउट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मेनली ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि आप जब जो भी आपके गुड्स से प्रोडक्ट है वो आप सेल या परचेज करते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके, जनरली मेनली इंटरनेट का यूज करके, तो उसे हम ई कॉमर्स करते हैं। वहीं फिजिकल कॉमर्स का में क्या होता है कि जो भी बाइंग और सेलिंग होता है उसके लिए पर्सन को फिजिकली मार्केट में जाना पड़ता है और वहाँ पे मार्केट में जाके या शॉप में जाके जो है वो प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ता है। और जो सेलर भी होता है वो मार्केट के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को जो सेलर होता है उसे भी फिजिकली मार्केट में जाके सेल करना पड़ता है या अपने शॉप से जो है प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। तो ये उसे हम फिजिकल कॉमर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ई कॉमर्स का क्या है, जैसे आपने बहुत से वेबसाइट देखे होंगे, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के या रिबॉक कंपनी के या नाइक शूज़ के। तो ये वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन जिसके थ्रू जो है कस्टमर जो है ऑनलाइन मीडियम या डिजिटल मीडियम का यूज़ करके जो है या वेबसाइट के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो उसे हम लोग ई कॉमर्स बोलेंगे। फिजिकल कॉमर्स मतलब ये है सिंपल कि कोई भी पर्सन अगर उसको कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो मार्केट जाएगा, शॉप में जाएगा, फिजिकली खुद जाएगा और जो है प्रोडक्ट को परचेज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स इज मोर सुटेबल फॉर स्टैंडर्ड गुड्स। यहाँ स्टैंडर्ड गुड्स को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। स्टैंडर्ड गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जो होते हैं जो कि क्वालिटी टेस्टेड होते हैं और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब हम सब जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बना के रखी हुई है। कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे ISI मार्क होता है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड होते हैं वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा सूटेबल है, या सेल या परचेस करने के लिए ई कॉमर्स स्टैंडर्ड गुड्स को सेल करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और लो वैल्यू गुड्स हो या डिजिटल गुड्स में आते हैं आपके ई कॉमर्स, सॉरी ई बुक, सॉफ्टवेयर। ये ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो ऑनलाइन हम लोग जो है हमारे कंप्यूटर में डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं परचेस करने के बाद में। ऐसे जो गुड्स है हम लोग ई कॉमर्स के थ्रू बहुत आसानी से जो है वो सेल भी कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। वहीं फिजिकल कॉमर्स जो है उसमें हम लोग जो है नॉन स्टैंडर्ड गुड्स या पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे गुड्स जो है उसको हम लोग तुरंत जाके मार्केट में जो है वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर में उसको हम सेल कर देते हैं। तो ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल है या बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडियम के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू नहीं सेल कर सकते। बट उसे ऐसे प्रोडक्ट जो पेरिशेबल है उसे हम फिजिकल मार्केट में जाके ही, या उसमें पेरिशेबल जो गुड्स है वो सुटेबल है कि वो फिजिकल कॉमर्स के थ्रू ही या फिजिकल मार्केट में जाके ही हम सेल करें।
देन उसके बाद में ई कॉमर्स हैज़ वेरी वाइड स्कोप वेयर एज फिजिकल कॉमर्स हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। ई कॉमर्स के थ्रू जो ई कॉमर्स का जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा है। लोकल मार्केट से बढ़कर ये ग्लोबल मार्केट तक इसका स्कोप होता है ई कॉमर्स का। हम हमारे प्रोडक्ट को जो है लोकल मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल कस्टमर को भी हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स मीडिया प्लेटफॉर्म का। वहीं फिजिकल कॉमर्स मतलब उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि एक लोकल मार्केट में अगर हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मतलब हम लोग सिर्फ लोकल कस्टमर से जुड़े हुए हैं, हम लोग सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को जो है वो सिर्फ लोकल कस्टमर को ही सेल कर सकते हैं। इसलिए जो उसका स्कोप है या उसकी जो बाउंड्री हमारे बिजनेस की वो सिर्फ वो लोकल मार्केट तक ही सीमित हो जाती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैन वर्क 24/7। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो 24/7 ने 24 घंटे 7 दिन चालू रह सकता है। हम हमारे बिजनेस को 24 घंटे 7 दिन चला सकते हैं और कस्टमर भी कभी भी 24 घंटे में कभी भी और 7 दिन में कभी भी जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सकता है। बट फिजिकल कॉमर्स का टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। फिजिकल कॉमर्स यानी फिजिकल जो मार्केट जो है वो जैसे कि हमारी अगर एक शॉप है मार्केट में, लोकल मार्केट में, तो हम हमारे शॉप को जो है वो सब जनरली सवेरे 9 बजे से रात के 9, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक ओपन करके रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम लोकल मार्केट में हम हमारी शॉप को ज़्यादा देर पूरे 24 घंटे शुरू नहीं रख सकते। एक्सेप्शनली मेडिकल शॉप होगी तो हम मेडिकल शॉप ओपन रह सकती है 24 घंटे, बट उसके अलावा जो कोई अदर बिजनेस करता है उसकी शॉप जो है उसके लिए टाइम गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, उस टाइम पीरियड तक ही हम हमारी शॉप को ओपन रख सकते हैं। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही हम हमारे फिजिकल मार्केट में हम हमारी शॉप को ओपन रख सकते हैं। तो ये हमने हमारे डिफरेंस बिटवीन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और फिजिकल कॉमर्स के बीच में। उसके बाद है डिजिटल फेनोमेना। As e-commerce is about going digital, and we call this the digital phenomena because digital medium is actually a driver behind the ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स को चलाने के लिए जो ड्राइवर होता है वो होता है डिजिटल मीडियम। डिजिटल मीडियम अगर नहीं होगा तो हमारा ई-कॉमर्स भी नहीं हो सकता, राइट। तो अब हम लोग सबसे पहले ई कॉमर्स को डीप में जाके समझने के पहले हम समझेंगे कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि डिजिटल के हर एक लेटर का मतलब वहाँ पे दिया होगा, जिसमें से डी का मतलब है डेटा नेटवर्क। आज हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है। बहुत आसानी से जो है वो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं और रिमोट एरियाज़ हो या रूरल एरियाज़ में भी जो है नेटवर्किंग आज की डेट में अवेलेबल है, नेटवर्क्स अवेलेबल है। जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ है वो भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने में लगी हुई है। रिमोट एरियाज़ हो, रूरल एरियाज़ हो, वहाँ पे भी टेलीकम्युनिकेशन ने अपने नेटवर्क्स लगाए हुए हैं। और ये एडवांसमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स का जो नेटवर्क है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं आजकल वो भी जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे हैं, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में भी आजकल जो है वो नेटवर्क्स आ गया है और वहाँ के कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ के मोबाइल्स वो भी आज की डेट में कनेक्टेड हो चुके हैं। दूसरा है इंटेंस कंपटीशन। आज के दौर में जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत इंटेंस कंपटीशन है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन उनके पास में हो जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को इस कंपटीशन में सरवाइव कर सके। तो ई कॉमर्स एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को जो है इस इंटेंस कंपटीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली आप अपने बिजनेस को चलाएंगे तो आप अपने बिजनेस को इस इंटेंस कंपटीशन में सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में हो, वो दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। उसी तरीके से कोई भी बायर जो है वो किसी भी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट, दूसरे कंट्री के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रोडक्ट को जो है वो परचेस कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो मार्केट होता है ये पूरे ग्लोबल लेवल के लिए ओपन होता है। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली अपना बिजनेस भी कर सकता है और उसी तरह से एक जो परचेसर है या बायर है वो भी जो है ओपन मार्केट स्पेस से यानी कि ग्लोबली जो है प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन एज के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जब हम हमारे बिजनेस को डिजिटली चलाते हैं तो हमें बहुत सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और यही इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम कस्टमर को बार बार टारगेट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस आगे भी करते रहे। तो ये इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल है ये डिजिटल मीडियम के थ्रू, क्योंकि डिजिटल मीडियम हमें एक ऐसी फैसिलिटी देता है जहाँ से हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं और उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम कस्टमर को आगे फ्यूचर में भी टारगेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है ई कॉमर्स के थ्रू। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। आज हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में या टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड हो या कंप्यूटर सिस्टम की फील्ड हो, इस सब में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है और ये एडवांसमेंट होने की वजह से ही जो है ई कॉमर्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। और अगर अपने बिजनेस में अपने बिजनेस को डिजिटाइज कर देते हो तो आप ये टेक्नोलॉजी की जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठा सकती है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई एक शॉप वाला है, अगर वो अपना शॉप जो है वो सिर्फ लोकल मार्केट में ही चलाता है और लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसका बिजनेस सिर्फ वो लोकल मार्केट तक ही रहेगा। बट वहीं अगर वही शॉप वाला टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बिजनेस को डिजिटाइज कर देगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लेके चले जाएगा, तो क्या होगा कि वो लोकल मार्केट के अलावा जो और भी दूसरे अलग कस्टमर हैं, जो ग्लोबल लेवल के कस्टमर हैं, उनसे भी जुड़ सकता है और अपने प्रोडक्ट को जो है वो उनको भी सेल कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से जो है ये सब कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल हो जाता है कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस के स्कोप को बढ़ा सके। उसके बाद है नेक्स्ट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूटीन वर्क होते हैं। वो रूटीन वर्क के लिए हम लोग ने कुछ एम्प्लॉयज लगा के रखती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको सैलरी दी जाती है, राइट। तो ऐसे जो रूटीन काम है अगर हम डिजिटल मीडियम का यूज़ करेंगे तो वो सारे रूटीन काम डिजिटाइज यानी कि कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड तरीके से अपने आप हो सकते हैं। और जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है या जो लेबर कॉस्ट होता है वो हमारे यहाँ पे बच जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि हमारा बहुत सारा कॉस्ट जो है अगर कम हो जाता है तो हम जो है आसानी से जो है हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। और ऑटोमेशन अगर हमारा काम जब शुरू हो जाता है यानी हमारे बिजनेस के जो रूटीन काम है अगर ऑटोमेटेड हो गए तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस, गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर हम हमारे प्रोडक्ट को डिजिटाइज कर देंगे, ऑटोमेटेड कर देंगे तो हमारे जो बिजनेस के रूटीन फंक्शंस हैं वो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप डिजिटल मीडियम के थ्रू पॉसिबल हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज। आज के दौर में हर एक कस्टमर क्या चाहता है कि उसे कम प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और उसी तरीके से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहती है कि वो एक कम कॉस्ट में एक ऐसा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सके। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड कर देते हैं, डिजिटाइज कर देते हैं तो आपका जो रूटीन काम है वो ऑटोमेटेड हो जाता है और बहुत सा लेबर कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट बच जाता है। तो वही कॉस्ट जो है अगर आप बचा लेते हो तो आप अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसे कम कर देते हो और क्वालिटी वही आपकी वैसी की वैसी बनी रहती है, हाई क्वालिटी रहती है। तो ये डिजिटल फेनोमेना ये हमको ये बताता है
कि कैसा डिजिटल की जो कैपेबिलिटीज़ है वो डिजिटल की कैपेबिलिटी का यूज़ करके हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस इंटेंस कंपटीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं या फिर और अच्छी सक्सेसफुली ग्रोथ कर सकते हैं हम हमारे बिजनेस की बाय यूजिंग डिजिटल फेनोमेना। और उसके लिए हमें ये करना है कि हम हमारे बिजनेस के लिए ई कॉमर्स हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ई कॉमर्स को इंक्लूड करेंगे, हम हमारे बिजनेस को डिजिटाइज करेंगे ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल के कस्टमर को सेल कर सके बाय यूजिंग डिजिटल मीडियम। नाउ अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ई कॉमर्स के। तो बहुत से रिसर्चर्स जो है जिन्होंने बहुत से ऐसे मॉडल्स बनाए हुए हैं और वो मॉडल जो है वो ई कॉमर्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं। आज की डेट में हमें मालूम है कि ई कॉमर्स जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत हद तक बूस्ट कर सकता है और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। और इसी की वजह से जो है आज के डेट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बिजनेस के कोर फंक्शन में ई कॉमर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ई कॉमर्स की कैपेबिलिटीज का एडवांटेजेस ले सके और ये इंटेंस कंपटीशन में, ये कट थ्रोट कंपटीशन में जो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रोथ कर सके। और इसी के वजह से बहुत से रिसर्चर्स ने ई कॉमर्स से रिलेटेड मॉडल्स, फ्रेमवर्क या थॉट्स जो है वो डेवलप किए हुए हैं। उसमें से ही एक मॉडल अभी हम लोग देखेंगे जो कि है जॉयस मॉडल। और ये जॉयस मॉडल में थ्री लेयर्स होते हैं और इसे थ्री लेयर मॉडल भी बोलते हैं। ये थ्री लेयर मॉडल में तीन जो लेयर्स है उसमें से पहली लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, दूसरी लेयर है सर्विसेज लेयर और तीसरी लेयर है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लेयर। ये जो तीन लेयर है ये अगेन डिवाइड है आपके 7 फंक्शनल लेयर में। वो 7 फंक्शनल लेयर में से अभी कुछ मेजर फंक्शंस हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें से पहली लेयर है आपकी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। उसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अगर आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ई कॉमर्स को इंक्लूड करना है तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट की फैसिलिटीज या इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर या और वर्ल्ड वाइड वेब का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकें या अपने बिजनेस के सारे काम को जो है वो इंटरनेट के माध्यम से चला सके। दूसरा आपका है सिक्योर मैसेजिंग सर्विसेज और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू और ईडीआई के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग को दो बिजनेस पार्टनर्स को अगर कोई डेटा इंटरचेंज करना है तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं थ्रू ईडीआई। ये ईडीआई में हम लोग जो भी डेटा इंटरचेंज करेंगे वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा। जो दो पार्टीज जो आपस में डेटा इंटरचेंज कर रही है सिर्फ वो दो पार्टीज ही वो मैसेज को रीड और सेंड कर सकती है। और इस तरीके से जो भी मैसेज आपके दो पार्टीज के बीच में सेंड होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिक्योर होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा ईडीआई को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे एक व्हीकल शोरूम कंपनी होती है और एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। तो ये व्हीकल शोरूम कंपनी और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये दोनों आपस में जो भी ट्रेड करते हैं वो ईडीआई के थ्रू करते हैं। अगर व्हीकल शोरूम कंपनी को अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो ये बाय यूजिंग ईडीआई वो ऑर्डर प्लेस करती है और ऑर्डर सेंड करती है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। जब व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को ऑर्डर मिलता है तब व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। इसे हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन या जस्ट इन टाइम डिलीवरी भी बोलते हैं। ये जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया हुआ है क्योंकि अगर हम पहले से प्रोडक्ट बना के रखेंगे तो हमें प्रोडक्ट को वेयर हाउस में मेंटेन करना पड़ता है और मेंटेन करने की कॉस्ट वहाँ पे लगती है। वहीं अगर हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तो वो कस्टमर का ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जब मिलता है तब वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और डिलीवर करती है। इसे ही हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम डिलीवरी बोलते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और ईडीआई के थ्रू। ना तीसरा है आपका सपोर्टिंग सर्विसेज। अगर
आपको अपने बिजनेस को ई कॉमर्स के थ्रू चलाना है तो कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की फैसिलिटी। अगर कस्टमर आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने की फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए, ताकि कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करने के बाद इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सके। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की बहुत सी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है कस्टमर, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है, और बहुत से यूपीआई सिस्टम है, और ऑनलाइन बैंकिंग के सिस्टम के थ्रू पेमेंट हो सकता है। तो ये सारे जरिए आपके वेबसाइट में होने चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज आपके वेबसाइट में होनी चाहिए, ताकि इसका यूज करके जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट परचेस करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी कर सके। ये सपोर्टिंग सर्विसेज आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर है तो कस्टमर आपके वेबसाइट के थ्रू परचेस करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी चीज़ है कमर्शियल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड सिस्टम। जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी प्रोडक्ट अपनी ऑनलाइन सेल करना चाहती है उसकी पूरा प्रोडक्ट का फीचर्स आपके वेबसाइट में रहना चाहिए। वो जो जितने भी प्रोडक्ट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है वो सारी आपके कंपनी के वेबसाइट में अवेलेबल रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। जो भी आपके ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में अवेलेबल होता है। वहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जाके ऑनलाइन बिड करता है और चीज़ों को परचेस कर सकता है। और उसी तरीके से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन ऑप्शंस कराती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सके और या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट की नीलामी कर सके। तो ये सारे कुछ मेजर फंक्शंस हैं, और ये सारे मेजर फंक्शंस जो है ये 3 लेयर मॉडल्स के अंदर में आते हैं, जो कि ज़ोयस मॉडल ने सजेस्ट किया हुआ है। और ये पूरा जो लेयर्स है ये एक ई कॉमर्स का पर्सपेक्टिव हमें बताते हैं। उसके बाद ग्रीनस्टेन एंड फेनमैन, ये 3 लेयर मॉडल है जो हमें ई कॉमर्स का एक अलग पर्सपेक्टिव बताता है। ये मॉडल के अंदर में 3 जो लेयर है उसमें सबसे पहली लेयर है एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस, दूसरी है 3 पिलर ऑफ ई कॉमर्स और तीसरी है ओपन मार्केट प्लेस। अब एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस मतलब क्या? अगर आप अपना बिजनेस मान लो एक लोकल मार्केट में चला रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट आपके लिए वो हो गया, राइट। अब अगर आप अपने बिजनेस को लोकल मार्केट में चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट में लेके जाए, ओपन मार्केट में लेके जाए थ्रू या बाय यूजिंग ई कॉमर्स, या आप अपने बिजनेस में ई कॉमर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस में 3 पिलर को लगाने पड़ेंगे। वो 3 पिलर्स कौन से हैं? पहला है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इसके लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट में आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, पूरा प्रोडक्ट का फीचर्स डालना पड़ेगा। ये आता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के अंदर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप। अब इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मतलब क्या? आपने वेबसाइट बना ली, कस्टमर आपके वेबसाइट में आया, प्रोडक्ट उसने परचेस किया और चले गया। ये जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट टाइम आपके वेबसाइट में आए, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप पिलर का मतलब क्या है कि आप अपने वेबसाइट को इस तरीके से बनाएंगे कि आप एक कस्टमर के साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप बना लेंगे ताकि कस्टमर हर बार आपके वेबसाइट को विजिट करे। आपने देखा होगा कि अमेज़न हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पे हमको अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसके लिए हमें वहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है या साइन अप करना पड़ता है, हमें एक वहाँ पे लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है। ये लॉगिन आईडी अगर हम एक बार बना लेते हैं इसका मतलब हम उस वेबसाइट से जुड़ जाते हैं। और अगर हमारा बिजनेस है और हमने कस्टमर को लॉगिन आईडी बनाने बोला है तो कस्टमर उसमें अपना नाम डालेगा, टेलीफोन नंबर डालेगा। इसका यूज करके हम फ्यूचर में भी कस्टमर के साथ में आगे तक रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दूसरा पिलर है इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप। तीसरा पिलर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का। आपके वेबसाइट में परचेज करने की ट्रांजेक्शन वहाँ पे होनी चाहिए ताकि कस्टमर जो है आपकी वेबसाइट के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सके। ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो बहुत सा प्राइवेट डेटा जैसे कि डेबिट कार्ड का पिन नंबर वगैरह वहाँ पे डालता है, तो ये जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है या प्राइवेट होता है। तो इससे हमें जो है जो ट्रांजेक्शन होती है वो जो है सिक्योरली ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपके वहाँ पे होनी चाहिए। जब आप ये
3 पिलर अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हो, ये 3 पिलर जो है ई कॉमर्स के हैं, और ये 3 पिलर जब आप अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हो तो आपका जो लोकल मार्केट का बिजनेस है ये ग्लोबल मार्केट तक चले जाता है। मतलब ये 3 पिलर के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक लेके चले जाते हो, ग्लोबल कस्टमर से जुड़ जाते हो और अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल कस्टमर को भी सेल कर पाते हो। तो ये मॉडल हमें जो 3 लेयर मॉडल है जो ग्रीनस्टीन और फेनमैन ने सजेस्ट किया हुआ है, ये मॉडल के थ्रू जो है हम हमारे बिजनेस को लोकल मार्केट से लेके ग्लोबल मार्केट तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मॉडल कलाकोटा एंड विंस्टन मॉडल। ये रिसर्चर्स ने ई कॉमर्स का मॉडल दिया हुआ है, और ये मॉडल के अंदर में कुछ पर्सपेक्टिव्स बताए हुए हैं, जिसमें पहला है आपका कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज और पेमेंट via टेलीफोन लाइंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और एनी अदर मीन्स। देखिए, अगर ई कॉमर्स का मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन का डिलीवरी करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिलीवरी करना, पेमेंट करना, और ये सब कुछ किसके थ्रू होगा, आपका टेलीफोन लाइन के थ्रू और कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, और या फिर कोई ना कोई जो है ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम होगा जिसके थ्रू आप सब ये जो है इंफॉर्मेशन का, प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिलीवरी करते हैं। तो ये आता है आपके कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है आपका बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव। ये इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजिशन एंड वर्क फ्लो। तो ई कॉमर्स का मतलब जो है हम लोग एप्लीकेशन करते हैं टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी को जब हम हमारे बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं तो हम हमारे बिजनेस के कुछ फंक्शन को ऑटोमेटेड कर लेते हैं, और जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजिशन है या वर्क फ्लो है वो सारी ऑटोमेटेड हो जाती है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी या बाय अप्लाइंग टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव इस मॉडल में दिया हुआ है। तीसरा पर्सपेक्टिव है सर्विस पर्सपेक्टिव। सर्विस पर्सपेक्टिव में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ टूल दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ फर्म्स, कंज्यूमर एंड मैनेजमेंट टू कट सर्विस कॉस्ट व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। सर्विस पर्सपेक्टिव मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर में आप ऐसे टूल्स डाल सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे सर्विसेज डाल सकते हैं जो आप कस्टमर को देना चाहते हैं, और वो सर्विसेज जो होती है जब आप कस्टमर को देते हैं तो उसका फ़ायदा जो है आपको ये मिलता है कि कस्टमर बार बार आपके वेबसाइट से जो है वो प्रोडक्ट को परचेस करता है, और बहुत से सर्विस कॉस्ट जो है आप कम भी कर सकते हो। और स्पीड ऑफ डिलीवरी एक एग्जांपल है स्पीड डिलीवरी सर्विसेज का, कि अगर आप बहुत फास्टर डिलीवर सर्विस करते हो तो उसका एडवांटेज आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये होगा कि कस्टमर बार बार आपके वेबसाइट से जो है वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो ये आता है आपके सर्विस पर्सपेक्टिव के अंदर में। और सर्विस पर्सपेक्टिव के अंदर में ये भी आता है कि आपके वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट करने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, प्राइस कंपेयर करने की फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए, ऐसी सर्विसेज जो है आपके वेबसाइट में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या है कि आप ई कॉमर्स जो है हमको एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग जो है प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं या फिर सेल करते हैं। ये ऑनलाइन पर्सपेक्टिव हमें बताता है, और ये जो पर्सपेक्टिव हम लोग देख रहे हैं ये सभी पर्सपेक्टिव एक्चुअली ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है। मतलब अगर ई कॉमर्स अगर आपके बिजनेस में इंक्लूड करना है तो ये चारों पर्सपेक्टिव आपके बिजनेस में होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स के मीडियम के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स। इसमें सबसे पहला टाइप है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब क्या है, यहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करती है बाय यूजिंग ई कॉमर्स, तो उसे हम लोग जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे रीबॉक कंपनी है, अगर उसे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो वो अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकती है, तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो वेबसाइट में जाके परचेस कर सकता है। तो ये जो है एग्जांपल है बिजनेस टू कंज्यूमर का। दूसरा टाइप है ई कॉमर्स का बिजनेस टू बिजनेस का। यहाँ
यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ई कॉमर्स का यूज़ करके दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट सेल करता है। तो इसे हम जो है वो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स टाइप बोलेंगे। मेनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब वो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड करते हैं वो जनरली रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जो कि कंज्यूम नहीं किया जाता है। दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसका यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे बाद में मार्केट में सेल करते हैं और बाद में कंज्यूमर उससे खरीदता है। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो जनरली बिजनेस टू बिजनेस होती है, और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट जो है वो सेल या परचेज करता है दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाय यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तीसरा टाइप जो है ई कॉमर्स का वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। आप सभी को क्विकर वेबसाइट या ईबे वेबसाइट पता होगा, जिसमें एक कंज्यूमर को अपना अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो वो प्रोडक्ट का एक फोटो लेके वो वेबसाइट में डाल देता है और उसके साथ में उसको वो कितने में उसको सेल करना है वो उसमें डाल देता है, वेबसाइट में डाल देता है, जैसे क्विकर वेबसाइट हो या ईबे वेबसाइट में। और अगर कोई दूसरा कस्टमर है जिसको इस तरीके का मोबाइल प्रोडक्ट चाहिए होगा, वो वेबसाइट में जाके उस प्रोडक्ट को देख के वहां से परचेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंज्यूमर जिसको सेल करना है और दूसरा कंज्यूमर जिसको परचेस करना है वो एक वेबसाइट में जाके आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो है एग्जांपल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप बिजनेस टू गवर्नमेंट का। यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करती है। इसका लिए एक एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है, ऑनलाइन टेंडर निकालती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो टेंडर फिल करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन टेंडर का सिस्टम है ये है पार्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स का। यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनलाइन टेंडर फिल कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, और गवर्नमेंट भी जो है किस कंपनी को टेंडर मिला हुआ है ये ऑनलाइन ही बताती है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स के अंदर में। तो ये जो है अलग अलग टाइप हमने देखा ई कॉमर्स के। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहले कस्टमर को क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला एडवांटेज है आपका रिड्यूस प्राइस। इन ई कॉमर्स देयर इज नो इंटरमीडिएटरीज लाइक होलसेलर एंड रिटेलर। हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को सेल करती है, वहाँ पे किसी भी तरीके का होलसेलर या रिटेलर नहीं होता। अब होलसेलर नहीं है और रिटेलर नहीं है तो उनका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा, और वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, तो वो प्रॉफिट मार्जिन जो होलसेलर का वो हट जाता है। उसके वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है ग्लोबल मार्केट प्लेस। ग्लोबल मार्केट प्लेस का मतलब क्या है कि कोई भी कस्टमर जो है वो किसी भी वेबसाइट में जाके जो है वो प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। वो कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कंट्री के अलग अलग जगह से प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है बाय यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। दूसरा है 24 आवर एक्सेस। कस्टमर जो है उसके लिए मार्केट 24 आवर चालू है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो है वेबसाइट जो है वो 24 घंटे और 7 दिन चालू रहती है। तो कस्टमर जो है वो 24 घंटे में कभी भी जो है वो एक्सेस कर सकता है वेबसाइट को और वो वहाँ से प्रोडक्ट को जो है वो परचेस कर सकता है। उसके बाद है मोर चॉइसेस। मोर चॉइसेस मतलब क्या कि आजकल हम लोग देखेंगे कि एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है, तो कस्टमर जो है वो अलग अलग वेबसाइट में विजिट करके प्रोडक्ट के फीचर्स को देख सकता है, प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकता है, प्राइस कंपेयर कर सकता है। ये सारे चॉइसेस जो है वो कस्टमर के पास में अवेलेबल हो सकती है, और कस्टमर को जहाँ पे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा होगा उस वेबसाइट से जो है वो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। तो ये एक चॉइस की फैसिलिटीज़ जो है ई कॉमर्स जो है वो कस्टमर को देता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। Customer can see the whole product features configuration और e-commerce platform easily। कस्टमर जो है प्रोडक्ट के फीचर्स वेबसाइट में देख सकता है। हम लोग ने देखा होगा कि अगर हमको एक मोबाइल भी खरीदना है तो हम अगर वेबसाइट में जाएंगे, जैसे कि अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, और वहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में अगर उसमें कोई फीचर्स है तो वो हम लोग बहुत आसानी से पूरे फीचर्स जो है वो प्रोडक्ट के देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर के लिए वेबसाइट में अवेलेबल होता है, और इसका एडवांटेज कस्टमर को ये होता है कि प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का पूरा फीचर्स जो है या प्रोडक्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कस्टमर को पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योर टाइम। ऑफ कोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से क्या हो गया कि कस्टमर जो है वो घर बैठे बैठे प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू या फिर ई कॉमर्स के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस कर सकता है। उसे मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो भी हमारा बच जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस आपके जो है कस्टमर को मिलते हैं थ्रू ई कॉमर्स। अब लास्ट में हम देखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या एडवांटेज होते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। तो सबसे पहला एडवांटेज जो बिजनेस को होता है वो ये कि बिजनेस का जो है स्कोप है वो बहुत बढ़ जाता है। जो बिजनेस का स्कोप लोकल मार्केट में था वो अभी आपका स्कोप जो है बढ़ के ग्लोबल मार्केट में आ जाता है अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में रन करता है तो। उसके बाद नेक्स्ट है लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अगर हमको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, तो बहुत कम कॉस्ट में हम हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। हमने सुना होगा फेसबुक मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ हमने सुना हुआ है जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट को फेसबुक में प्रमोट कर सकते हैं। हम सब ने देखा होगा हमारी टाइमलाइन में, फेसबुक की टाइमलाइन में बहुत से प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है। तो ये जो मीडियम है ये बहुत लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग मीडियम है जिसके थ्रू हम बहुत कम कॉस्ट में जो है हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लो बैरियर्स टू एंट्रीज इनटू द मार्केट। कोई भी नया एंटरप्रेनर है जो मार्केट में अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता है उसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। यहाँ पे नए एंटरप्रेनर को मार्केट में एंटर करने के लिए बहुत कम बैरियर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज किसी एंटरप्रेनर को मार्केट में अपना बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए लोकल मार्केट में उसको सबसे पहले एक शॉप लेनी पड़ती है या फिर शॉप रेंट देना पड़ता है। उसके बाद वो अपना बिजनेस लोकल मार्केट में चला सकता है। बट वही ई कॉमर्स का यूज़ अगर हम लोग करते हैं, कोई एंटरप्रेनर अगर ई कॉमर्स का यूज़ करता है उसके लिए किसी भी तरीके की शॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शॉप के लिए रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसे बस ये करना है कि अपने बिजनेस की डिटेल्स को वेबसाइट में डाल दे या वेबसाइट बना ले या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है अपने वेबसाइट का अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करे। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो नया एंटरप्रेनर है जो मार्केट में अपना बिजनेस अभी सेटअप करना चाहता है उसके लिए बहुत कम बैरियर होता है अगर वो अपना बिजनेस जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में रन करे। उसके बाद है ई कॉमर्स कैन रिड्यूस द मैन पावर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ये होता है कि कैसे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम से कम करे। तो अगर हम लोग हमारे बिजनेस को ऑटोमेटेड कर देंगे या हमारे बिजनेस में ई कॉमर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत से रूटीन काम जो है जिसके लिए हम लोग ने एम्प्लॉय लगा के रखा हुआ है उनको हम सैलरी देते हैं वो जो कॉस्ट है हमारी बच जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे बिजनेस के जो कोर फंक्शंस है उसमें अगर हम लोग ई कॉमर्स को इंक्लूड कर देते हैं, डिजिटाइज कर देते हैं हमारे कोर फंक्शंस को, तो उससे हमारे जो बिजनेस के फंक्शन है वो ऑटोमेटेड हो जाते हैं। उसके लिए हमें किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं होती, वो काम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम अपने ऑटोमेटिकली कर लेता है और उसके वजह से ये होता है कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या मैन पावर है वो हमें नहीं लगता। तो ये एक एडवांटेज हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि मैन पावर रिड्यूस हो जाता है और मैन पावर रिड्यूस होने की वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जो है वो कम हो जाती है। इसके वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लो कॉस्ट में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेता है और क्वालिटी जो है वो भी हाई रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? बिजनेसेस कैन इजीली कम्युनिकेट विद द कस्टमर एंड सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है। आज के डेट में हम सब जानते हैं कि
सभी कस्टमर के पास में स्मार्टफोन है तो इंटरनेट हो गई, और इंटरनेट है तो सोशल मीडिया में वो कस्टमर अवेलेबल भी होगा। तो आज के डेट में अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास में स्मार्टफोन अवेलेबल है, और वो इंटरनेट से जुड़े हुए भी है। और अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स के थ्रू चलाता है या डिजिटल मीडियम के थ्रू रन करता है, तो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और एक बार उसने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर ली, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसका जैसे नाम होता है, टेलीफोन नंबर होता है, ये अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक बार आ जाता है तो वो फ्यूचर में बार बार उसे टारगेट कर सकता है, ताकि कस्टमर आगे भी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो ये सारे एडवांटेज जो है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं थ्रू ई कॉमर्स। हमने इस लेक्चर में ई कॉमर्स क्या होता है वो देखा, और ई कॉमर्स और फिजिकल कॉमर्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है उसके बारे में देखा, ई कॉमर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं वो भी देखा, अलग अलग मॉडल्स देखा, और ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कस्टमर को क्या एडवांटेज होता है और बिजनेस को क्या एडवांटेजेस होता है ये देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ई कॉमर्स के बारे में इस लेक्चर से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।